नमस्ते बच्चों, मैं विशाल बंगाड़ी मणिबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा छठी का विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। पिछली वीडियो में हमने पाठ 10वां प्राचीन भारत सांस्कृतिक यह देखा। इसमें हमने पहला मुद्दा भाषा और साहित्य की जानकारी प्राप्त की। आज हम बाकी के मुद्दे जैसे जनजीवन, विज्ञान, शिक्षा के केंद्र और स्थापत्य और कला यह देखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा मुद्दा, जनजीवन। प्राचीन भारत के साहित्य द्वारा तत्कालीन जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में देशांतर्गत और सुदूर देशों के साथ चलने वाले व्यापार के कारण संपन्नता और समृद्धि का निवास था। समाज जीवन जातियों में बटा हुआ था। विभिन्न कारागिरों और व्यापारियों के संगठन थे, उन्हें श्रेणी कहते थे। व्यापार जलमार्ग और सड़क मार्ग से चलता था। मलमल के वस्त्र, हाथी दांत, मूल्यवान रत्न, मसाले के पदार्थ, उत्कृष्ट बनावट वाले मिट्टी के बर्तन आदि भारतीय वस्तुओं की विदेश में बड़ी मांग थी। चावल, गेहूं, जौ, मसूर प्रमुख फसलें थी। लोगों के भोजन में इन अनाजों से बने विभिन्न पदार्थ, मांस, मछली, दूध, घी और फलों का समावेश रहता था। लोग मुख्य रूप से सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। साथ ही रेशमी और ऊनी वस्त्र भी उपयोग में लाते थे। वे वस्त्र लगभग आज के वस्त्रों जैसे धोती, उत्तरीय वस्त्र, साफा, साड़ी के समान थे। कुषाणों के कार्यकाल में वस्त्र सिलने की पद्धति से भारतीयों का परिचय हुआ। चलिए अगला मुद्दा पढ़ते हैं, विज्ञान। उसमें है चिकित्सा विज्ञान। भारतीय वैद्यक शास्त्र को आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद की लंबी परंपरा रही है। आयुर्वेद में रोगों के लक्षण, रोगों का निदान, रोगों पर किया जाने वाला उपचार जैसी बातों का विचार किया गया है। साथ ही रोग न हो इसके लिए क्या करना चाहिए इसका भी विचार किया गया है। बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का विख्यात वैद्य था। चरक संहिता ग्रंथ में चिकित्सा विज्ञान तथा औषधि विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ चरक ने लिखा है। शल्य विशारद सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में विभिन्न रोगों का निदान और उपचारों की जानकारी प्राप्त है। इस ग्रंथ की विशेष बात यह है कि इसमें विविध कारणों से लगने वाले घाव, हड्डियों का टूटना, उनके प्रकार और उन पर की जाने वाली शल्य क्रियाओं यानी ऑपरेशन के प्रकारों पर विचार विमर्श किया गया है। सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था। उसका नाम किताब ए सुसुद था। वांगभट्ट ने वैदिक शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे। उनमें अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध भिक्खु सिद्ध नागार्जुन द्वारा लिखित रस रत्नाकर ग्रंथ में रसायनों एवं धातुओं के विषय में जानकारी मिलती है। गणित और खगोल विज्ञान। प्राचीन भारतीयों ने गणित और खगोल विज्ञान विषयों का गहन अध्ययन किया था। पहले से 9 और 0 संख्याओं का उपयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया। इन अंकों का मूल्य एकम, दहाई के स्थानानुसार बदलता है, यह प्राचीन भारतीयों को मालूम था। आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा। उसने गणितीय क्रियाओं के अनेक सूत्र लिखे। आर्यभट्ट खगोल विज्ञानी भी था। उसने कहा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। ईस्वी सन 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा। उसमें भारतीय खगोल विज्ञान के सिद्धांतों के साथ साथ यूनानी, रोमन और इजिप्शियन संस्कृति में पाए जाने वाले खगोल विज्ञान के सिद्धांतों का विचार भी किया गया है।
ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में हुए गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के लिखे ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है। क्या तुम जानते हो, कणाद ने वैशेषिक दर्शन नाम का ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में प्रमुखता से अणु परमाणु का विचार किया गया है। कणाद के विचार अनुसार यह विश्व असंख्य वस्तुओं से भरा हुआ है। इन वस्तुओं से तात्पर्य अणु द्वारा धारण किए हुए विभिन्न रूप है। ये रूप बदलते जाते हैं, परंतु अणु अक्षय रहते हैं। चलिए अगला मुद्दा पढ़ते हैं। शिक्षा के केंद्र। प्राचीन भारत में शिक्षा के बहुतायत ख्याति प्राप्त केंद्र थे। वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी से भी छात्र आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थान था। यह स्थान अब वर्तमान पाकिस्तान में है। वहाँ पाए गए पुरातात्विक प्रमाण से आधार पर दिखाई देता है कि तक्षशिला नगरी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बसाई गई थी। गौतम बुद्ध के समकालीन जीवक नाम के वैद्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में तक्षशिला विश्वविद्यालय की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। व्याकरणाचार्य पाणिनि, वैद्य चरक की भी तक्षशिला विश्वविद्यालय की ही विद्यार्थी थे। सिकंदर के साथ आए हुए यूनानी इतिहासकारों ने भी तक्षशिला का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि यूनान में कहीं भी ऐसी विश्वविद्यालय नहीं है। चीनी भिक्खु फाहियान लगभग ईस्वी सन 400 में भारत में आया था। इस समय वह तक्षशिला विश्वविद्यालय भी गया था। इस विश्वविद्यालय में वैदिक साहित्य, बौद्ध दर्शन, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र आदि विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। वाराणसी। वर्णा और असी नदियां गंगा की सहायक नदी है। इन दो नदियों के बीच बसे हुए शहर को वाराणसी नाम प्राप्त हुआ। प्राचीन समय में वेदों तथा जैन बुद्ध दर्शनों की शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र वाराणसी में थे। वल्लभी। गुजरात के सौराष्ट्र में वल्लभी नामक प्राचीन नगर था। ईस्वी सन 5वीं से 8वीं शताब्दी में वह जैन और बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। युआनश्वांग इत्सिंग नामक चीनी बौद्ध भिक्खु वल्लभी में आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के पटना शहर के निकट प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष है। इस विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने उदार मना से दान किया था। युआनश्वांग और इत्सिंग ने इस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। उस वर्णन के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थियों के रहने की सुविधा थी। विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में हजारों ग्रंथ थे। यहाँ प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश द्वार पर परीक्षा देनी पड़ती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। ईस्वी सन 8वीं शताब्दी में धर्मपाल नामक राजा ने इसकी स्थापना की। वह 6 विहार थे। प्रत्येक विहार का स्वतंत्र प्रवेशद्वार था। कांची। पल्लव राजसत्ता के समय ईसा समय 6ठी शताब्दी वर्तमान तमिलनाडु के कांची शहर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। वहाँ वैदिक, जैन और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। चलिए अगला मुद्दा पढ़ते हैं। स्थापत्य और कला। मौर्य और गुप्त के कार्यकाल में भारतीय स्थापत्य कला का विकास चरम सीमा पर था। सम्राट अशोक द्वारा विभिन्न स्थानों पर निर्मित पाषाण के स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम उदाहरण हैं। सांची के स्तूप तथा उदयगिरी, खंडगिरी, कार्ले, नासिक, अजिंठा, वेरूल आदि स्थानों पर निर्मित गुफाओं के माध्यम से वहाँ की परंपरा अधिक विकसित होती गई है, यह दिखाई देता है। गुप्त कार्यकाल में भारतीय मूर्तिकला का विकास हुआ। दक्षिण भारत में
चालुक्य और पल्लव राजवंशों में कालखंड में मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ। इसके प्रमाण महाबलीपुरम के मंदिर है। पल्लव राजसत्ता के कालखंड में कांस्य धातु के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना प्रारंभ हुआ। दिल्ली के समीप महरौली में गुप्तकालीन लौह स्तंभ के आधार पर प्राचीन भारतीयों का धातु विज्ञान विषयक ज्ञान कितना उन्नत था इसका बोध होता है। आपको स्क्रीन पर महरौली का लौह स्तंभ दिखाई दे रहा होगा। यह स्तंभ धातु से बना हुआ है। इसी तरह आपको सांची का स्तूप भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। इसी तरह नासिक की गुफा का चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है, आप उसे अच्छे से देख सकते हो। हमने देखा कि प्राचीन भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध एवं उन्नत थी। अगले पाठ में हम भारतीय संस्कृति और विश्व की अन्य संस्कृतियों के बीच हुए संपर्क तथा उसके दूरगामी परिणामों का परिचय प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।